नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। चलिए 15 शहर 15 रिपोर्टर की शुरुआत करते हैं। उपचुनाव खत्म होने के बाद अब नेता फुर्सत के पलों में नजर आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चुनाव प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ लंच किया। होटल जहानुमा रिट्रीट में आयोजित किए गए इस लंच में चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता समेत तमाम कार्यकर्ता जो चुनाव प्रबंध समिति के काम में लगे हुए थे शामिल हुए। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि 10 नवंबर को नतीजे बीजेपी के पक्ष में ही आएंगे। ये चुनाव के बाद भी बीजेपी की सरकार बरकरार रहेगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी हमेशा से ही रिलैक्स मूड में रहती है और ये उपचुनाव के नतीजे पूरी तरह से बीजेपी के समर्थन में ही आएंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के वोटिंग 3 नवंबर को हुई थी। अब नतीजे 10 नवंबर को सामने आएंगे। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जनता भले ही अपना फैसला सुना चुकी हो, लेकिन उपचुनाव में गड़बड़ी की आशंका को लेकर सियासी पारा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस पार्टी ने मुरैना और भिंड में हुई गड़बड़ियों को लेकर अब 7 नवंबर को मुरैना में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है, जिसमें ग्वालियर चंबल के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। कलेक्टर और कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर कांग्रेस पार्टी अपनी नाराजगी को जाहिर करने का काम करेंगे। दरअसल मुरैना और भिंड के कुछ इलाकों में उपचुनाव के दौरान हिंसा हुई थी और इसी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने रीपोलिंग कराए जाने की मांग की है। साथ ही प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज ग्वालियर चंबल के नेताओं के साथ बैठक कर प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा की। इसके अलावा कमलनाथ ने पार्टी नेताओं को इस बात की भी हिदायत दी है कि 10 नवंबर को घोषित होने वाले नतीजों तक कार्यकर्ता मैदान में डटे रहें, किसी भी तरह की गड़बड़ी हो सकती है। कुल मिलाकर नतीजों से पहले कांग्रेस पार्टी अब प्रशासनिक अफसरों पर दबाव बनाने की राजनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है, ताकि नतीजों के दिन किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। संघ प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर भोपाल में हैं। आज संघ की क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की अहम बैठक हो रही है। इसी शारदा विहार के अंदर ये बैठक चल रही है। बैठक आज और कल 2 दिन चलेगी, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद शामिल होंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय टोली, प्रांतीय टोली के मध्य क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे और उनको जो संघ प्रमुख हैं वो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करेंगे और साथ ही साथ मध्य क्षेत्र की टोलियों का जो काम है उसकी समीक्षा भी संघ प्रमुख की ओर से की जाएगी। संघ प्रमुख के मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे दौरों को लेकर राजनीतिक तौर पर भी कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं। ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या संघ मध्य प्रदेश में अपनी पैठ को और मजबूत कर रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का भोपाल में लगातार 4 बार दौरा होना इसी की ओर संकेत करता है। कैमरामैन दीपक के साथ सरल श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। भले ही मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के परिणाम 10 नवंबर को आए, लेकिन इससे पहले ही ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी के ईवीएम को एवीएम किए जाने पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीते थे तब क्या आरवीएम हो जाती है। जहां जहां हारते हैं वहां ईवीएम को दोषी करार दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले मध्य प्रदेश में गुरु ने ये बात की थी, अब उन्होंने बोला है जैसी शिक्षा है वैसा ही तो वो करते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को संवेदनशील बूथों की सूची दी थी, विशेषकर सुमावली, मेहगांव की जानकारी दी गई थी, लेकिन वहां पर महिलाओं को वोट नहीं डालने दिया गया। मुझे दुख है कि चुनाव आयोग ने इस सूची पर एक्शन नहीं लिया। हमारी शिकायत पर ध्यान देते तो ये घटना नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक इस पर नियंत्रण नहीं कर पाए। प्रशासन जिम्मेदार है, उन जिम्मेदारों को गिरफ्तार करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस 28 की 28 सीटों को जीतने का दावा कर रही है, लेकिन जनता ने ये तय कर दिया है कि किसे कितनी सीटें मिलेगी, बस परिणाम आना बाकी है।
प्रहलाद को बचाने के लिए पिछले 24 घंटे से लगातार रेस्क्यू जारी है। जो हमारे पीछे देख रहे हैं कि जो टर्मिनल है वो गड्ढा एक और खोदा जा रहा है। लगभग 50 फीट का गड्ढा अभी खुद चुका है। जेसीबी मशीन लगातार काम कर रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और आर्मी की टीम लगी हुई है और 50 फीट गड्ढे खोदे जाने के बाद अब बोरवेल की मशीन भी बुलाई गई है। उससे भी गड्ढा किया जाएगा, जिसके बाद एक सुरंग बनाई जाएगी और उस पर में पाइप डालकर उस बच्चे को निकालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस पूरी प्रोसेस में और वक्त लग सकता है। लगभग 50 फीट जो टर्मिनल है वो अभी खोदा जा चुका है और इसके बाद अभी रेस्क्यू जारी है और लगातार जो स्थानीय टीम है, प्रशासन की टीम है, वो मॉनिटरिंग कर रही है और बच्चे को निकालने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। मादे क्षेत्र के विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज और स्कूल पर प्रशासन का डंडा चला है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और ये कहा गया है कि जो कॉलेज और स्कूल है वो कैचमेंट एरिया की ज़मीन पर कब्जा करके बनाया गया और यही वजह है कि अब यहाँ पर जो जेसीबी मशीन है, इन्होंने अतिक्रमण का जो हिस्सा है उसको ढा दिया है। आरिफ मसूद के समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उनका यही कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और कोई नोटिस नहीं दिया गया था। लेकिन फिलहाल जो विधायक आरिफ मसूद हैं वो बिहार इलेक्शन में हैं और वहाँ पर स्टार प्रचारक हैं और यहाँ पर नहीं है। फिलहाल उनकी तरफ से अभी कोई बयान सामने निकल कर नहीं आया है। अतिक्रमण का में जो एक हिस्सा है वो अभी फिलहाल गिराया गया है। इसके पीछे यही बताया जा रहा है कि जो विधायक आरिफ मसूद हैं उन्होंने इकबाल मैदान में समाज के लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था। फ्रांस के राष्ट्रपति की आड़ में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती भी दी गई थी कि अगर फ्रांस का विरोध नहीं किया जाता है तो भारत में ईंट से ईंट बजाएगा जो उनके समर्थक हैं और खुद विधायक आरिफ मसूद। और उसके बाद जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उसके सबूत पुलिस को भी मिले, सीएम के पास भी भेजे गए और यही वजह है कि अब सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो अब की जा रही है और अब ये जो स्कूल और कॉलेज है उसका अतिक्रमण यहाँ पर पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये जो एक हिस्सा है इसको हटा दिया गया। आगे किस तरह से अतिक्रमण हटाया जाएगा, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, ये फिलहाल स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये जो अतिक्रमण का डंडा है ये फिलहाल चल चुका है। तो स्कूल फीस को लेकर कोरोना काल में आखिर क्या करेंगे निजी स्कूल, इस मामले को लेकर आज एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है। सबसे पहले बात करेंगे जो अधिवक्ता इस मामले में लगातार पैरवी कर रहे हैं कि आखिर क्या कहता है फैसला। सर बताइए क्या कहा गया है इस फैसले में। इस फैसले में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्राइवेट स्कूल कोरोना काल में तो सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे, बाकी दूसरी फीस नहीं ले सकते। जहाँ तक जब ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाती है और उसके बाद जब स्कूल खुलते हैं तो उसकी फीस में बचे हुए सेशन के लिए जो फीस बढ़ाने का प्रश्न है उसके लिए भी सरकार को निर्देश दिए कि सरकार की जो कमेटी है जो निजी स्कूलों के लिए नियम बने हैं उसमें कमेटी का प्रावधान है, वो कमेटी 30 दिन के अंदर डिसीजन लेगी कि रिमेनिंग सेशन के लिए कितनी फीस बढ़ाई जाना है और उस पर तय किया जाएगा। इसके लिए मांग कर रहे थे कि जब बाद में स्थितियां सामान्य होंगी तो एरियर्स वसूल हम सकें, इसकी छूट दें, इस पर क्या हुआ? नहीं, इस आदेश में एरियर्स के लिए तो कोई भी आदेश नहीं दिए, एरियर्स के लिए तो स्पष्ट निर्देश नहीं दिए हैं। कोर्ट ने यह कहा है कि बाद में जो बचा हुआ पीरियड है उसके लिए पूरी फीस ले सकते हैं, वो कमेटी तय करेगी। प्रदेश भर के अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत है ये। यस, ये बहुत बड़ी राहत है अभिभावकों के लिए। बेशक लंबे समय से इस फैसले का इंतजार था, चूंकि कोरोना संकट काल में ये देखा गया था कि निजी स्कूल लगातार स्कूल न लगने पर भी लगातार जो फीस है वो वसूल रहे थे। कुछ ने तो ट्यूशन फीस को भी इतना बढ़ा दिया था कि अभिभावक परेशान हो रहे थे। तो उन तमाम अभिभावकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला है जो कि आज हाईकोर्ट ने सुनाया और स्पष्ट किया है कि जब तक कोरोना काल खत्म नहीं होगा या फिर जब तक फिजिकल रूप से क्लासेस चालू नहीं होंगी, निजी स्कूल सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे और एरियर्स की वसूली का कोई प्रावधान हाईकोर्ट ने अपने आदेश में नहीं किया है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा आदेश दिया है जिसके तहत अब पुलिस आरोपियों के फोटो जांच के पहले सोशल मीडिया या मीडिया पर जारी नहीं कर पाएगी। ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के फोटो मीडिया और सोशल मीडिया पर छपवाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने डीजीपी के 2014 के सर्कुलर पर रोक लगाई है जिससे पुलिस आरोपियों के फोटो अब सार्वजनिक नहीं कर पाएगी। कोर्ट ने जांच होने तक आरोपियों की पहचान गुप्त रखने के आदेश दिए हैं और ये भी कहा है कि एसपी की स्वीकृति के बाद ही थाना प्रभारी मीडिया को जानकारी साझा करेंगे। आपको बता दें कि ग्वालियर के अरुण शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उसने कहा था कि बहोड़ापुर पुलिस ने उसे बेगुनाह होने के बावजूद गिरफ्तार किया और अपराधी की तरह बताते हुए उसके फ़ोटो समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में जारी किए थे।
इस मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से उसे दोषी नहीं माना जा सकता। पीड़ित और आरोपी को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत कर पुलिस मीडिया ट्रायल को बढ़ावा दे रही है। आरोपियों की मीडिया परेड कराने के बजाय पुलिस जल्द जांच पर फोकस करे तो ठीक होगा। साथ ही हाईकोर्ट ने सख्त हिदायत दी कि इस आदेश की अवहेलना करने पर एसपी और संबंधित पुलिस अधिकारी को दोषी माना जाएगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को आरोपियों की मीडिया परेड कराने की बजाय जांच पर फोकस करना चाहिए, जिससे जल्द ही मामले का खुलासा हो पाए। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जबलपुर पहुंचे थे और देख सकते हैं उद्योग भवन में एक वृहद बैठक जो है उद्योग संगठनों की उनके द्वारा यहां पर की गई। करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है और एक बड़ा बयान जो है वो मंत्री सकलेचा ने दिया है कि 40 दिनों के अंदर प्रदेश सरकार नई एमएसएमई पॉलिसी जो है वो प्रदेश में लॉन्च करने जा रही है और जो सरकार का विशेष फोकस है वो कहीं ना कहीं युवा उद्यमियों पर है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार से पूरा मध्य प्रदेश फिलहाल उद्योग जगत जो है कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार से उपेक्षा लिए बैठा है, तो उसे फुलफिल करने के लिए जो रोड मैप है वो यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। और विशेष रूप से महाकौशल जो के तमाम जितने भी संगठन हैं, उद्यमी संगठन, वो इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। चूंकि कोरोना संकट काल था और उसके बाद कहीं ना कहीं एक उद्योग जगत बड़ा प्रभावित हुआ है, तो उसे लाभान्वित करने की दिशा में किस प्रकार की पॉलिसी बनाई जाए और सरकार का क्या फोकस होना चाहिए, इन तमाम बंदियों पर विस्तृत रूप से जो चर्चा है वो यहाँ पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के साथ उद्यमों की हुई है। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज दुर्ग जिले के किसान लामबंद हो गए हैं और इसी के तहत उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले आज दुर्ग में एक विशाल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के तहत में किसान संगठन जिन्होंने दुर्ग के मिनी माता चौक पर आज चक्का जाम करके अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। तो इस तरह से एक किसानों का बड़ा आंदोलन आज संपन्न हुआ है, जिसमें किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खासतौर पर जो किसान है वो केंद्र के जो नए बिल का विरोध कर रहे हैं, इसके साथ में जो धान खरीदी में जो लेट लतीफ़ी हो रही है उसका विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से ऐसी 6 मांगें इनकी हैं, जिसके तहत इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है। किसानों को साफ तौर पर कहना है कि यदि अब भी यदि सरकारें इनकी बातें नहीं सुनती है तो आने वाले समय में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके तहत में राज्यपाल की निवास का घेराव भी किया जाएगा। इस तरह से अपनी मांगें मनवाई जाएगी। तो फिलहाल किसान संगठनों ने एक चेतावनी दी है और एक सांकेतिक प्रदर्शन किया है और किसान संगठनों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इसके बावजूद भी यदि इनकी बातें नहीं मांगी नहीं गई तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम इनके द्वारा उठाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को लेकर आज महासमुंद और गरियाबंद के 30 गांव के किसान नेशनल हाईवे 53 में चक्का जाम करने में पहुंचे थे। किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार के इस बिल को किसान विरोधी बिल बना रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए कृषि बिल लाया, ये उनका दावा है, लेकिन आज किसान नेशनल हाईवे में बैठने के लिए मजबूर है। आखिर क्यों? देखिए, सरकार जब से बिल लाया है, जब अध्यादेश लाया, उसी समय ये कह रहा था कि किसानों को आज़ादी दी गई है। किसानों को ऐसे आज़ादी दी गई है कि अब किसान राज्य के बाहर, राज्य के भीतर कहीं पर भी किसी को भी व्यापारी को अपने मनचाहे दाम पर वो किसान अपनी उपज को बेच सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कौन व्यापारी ऐसा होगा जो हमारे दाम पे वो खरीदेगा। अगर वो हमारे दाम पे नहीं खरीदता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी सरकार की तरफ से, ये कहीं पर भी उस बिल में लाया नहीं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से 15 शहर 15 रिपोर्टर की शुरुआत करते हैं। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग खास करके टीकाकरण बनाने की तैयारी व्यापक गति से तेज कर दी है। इसके लिए अंतर्विभागीय समन्वय टास्क फोर्स समिति का गठन कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज जानकारी साझा करते हुए बताया है कि 610 शीत श्रृंखला की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें वैक्सीन को रखा जा सकेगा। पूरे प्रदेश के लिए 1,05,000 लीटर वैक्सीन तैयार करने की जो क्षमता है उसे जो भंडारण किया जा सकेगा, यह क्षमता से 60,000 लीटर अधिक है। और इसके अलावा जितने भी जो वैक्सीन रखेंगे और जब लगाने की तैयारी की जाएगी, इस दौरान वॉकिंग कूलर की भी व्यवस्था बाकायदा की जाएगी। साथ ही साथ जितने भी निजी और शासकीय जो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।
कोरोना वैक्सीन को सफल रूप से यहाँ पर बनाने के लिए पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारियां कर रहा है और उसी दिशा में पूरे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने जो है स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को सहूलियत देने के लिए पीडीएस के माध्यम से राशन मुहैया करा रही है, लेकिन जांजगीर चांपा जिले के सक्ती तहसील के ग्राम जामपाली में गरीबों को दिए जाने वाले पीडीएस के राशन में कटौती की जा रही है। उन्हें तय मूल्य से अधिक मूल्य पर राशन के पैसे लिए जा रहे हैं। यहां तक कि जो प्रवासी मजदूर जिन्हें शासन द्वारा मुफ्त में राशन दिया जाना है, वह राशन भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है। मामले की शिकायत ग्रामीण कर चुके हैं, बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। जिन ग्रामीणों ने शिकायत किया उन्हें बाकायदा आप देख सकते हैं कि पीडीएस संचालक किस तरीके से डरा धमका रहे हैं और उन्हें धमकी भी दी जा रही है कि आपने शिकायत किया है तो आपको राशन नहीं दूंगा। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार लोगों को, जो गरीबी है, जो जरूरतमंद है, उन्हें सुविधा देने के लिए राशन मुहैया करा रही है, उन्हें सहूलियत दे रही है, लेकिन चंद लापरवाह लोगों की वजह से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। तो वहीं शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होने से अधिकारियों के प्रति भी ग्रामीणों के मन में आक्रोश है और लोगों का शासन प्रशासन से भी भरोसा उठ रहा है। ऐसे में जरूरत है कि खाद्य विभाग के अधिकारी और जवाबदार अधिकारी जिनके पास यह शिकायत गई है, वह निष्पक्षता से मामले की जांच करे, जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। जिन जरूरतमंदों को सरकार ने राशन मुहैया कराया है, उन्हें बैठ करके राशन का वितरण कराएं, तभी सरकार की मंशा जो है पूरी होगी। क्योंकि सरकार यह चाहती है कि कोरोना काल के इस दौर में किसी भी गरीब और जरूरतमंद को भूखा न रहना पड़े, उन्हें राशन मिले। लेकिन पीडीएस संचालक की मनमानी से ग्राम जामपाली के लोग जो है लंबे समय से परेशान है, भूखे रहना पड़ रहा है। उन्हें उनके हक का जो राशन है वह नहीं मिल रहा है। जरूरत है कि शासन प्रशासन के अधिकारी जनता की इस समस्या को ध्यान दे और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करें। ग्रामीणों का लंबे समय से कहना है कि शिकायत की जाती है, शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, अधिकारी मामले में लीपापोती करते हैं और लीपापोती करके मामले का बंडर बाट कर देते हैं। क्योंकि यह शिकायत वह लंबे समय से कर रहे हैं। ग्रामीणों की यह मांग है कि पीडीएस संचालक के हटा करके किसी अन्य पीडीएस से उन्हें राशन मुहैया कराया जाए, ताकि हर महीने की इस किचकिच से वह लोग बच सकें। जिला प्रशासन की ओर से जोर शोर से शुरू किया गया गड़िया कल कलेवा व कांकेर कलेवा दोनों पूर्व सरकार की महत योजना दालवा सेंटर की राह पर चल पड़े हैं। इनके संचालन के लिए महिला समूह को प्रशासन ने सपना दिखाया था, उसके विपरीत इसे चलाने में समूह को दिन में ही तारे नजर आ रहा है। दिन भर की मेहनत के बावजूद आला में है कि आमदनी या मेहनत ना निकलना तो दूर, लागत भी वापस नहीं आ रही है। प्रशासन ने इसकी समस्याओं को तत्काल दूर नहीं किया तो गड़िया गढ़ कलेवा व कांकेर कलेवा भी दाल भात सेंटर की तरह दम तोड़ देंगे। स्वतंत्र दिवस पर इस साल नए बस स्टैंड में जिला प्रशासन ने छत्तीसगढ़ी व्यंजन को बढ़ावा देने गड़िया गढ़ कलेवा सेंटर शुरू किया था। शुभारंभ पर जिले के तमाम आला अफसर व नेता यहाँ जमा हुए और पकवान का जायका लिया। प्रशासनिक अफसरों तथा जनप्रतिनिधियों ने सेंटर संचालित कर रही महिला समूहों को सब्ज बाग दिखाते हुए संचालन व आगे बढ़ाने में पूरी मदद करने का आश्वासन दिया था। सुबह की समूह की महिलाओं के अनुसार प्रशासन ने यहाँ भी कहा था कि सरकारी दफ्तरों में यही के चाय व नाश्ता मंगाया जाएगा। आपको बता दें, ग्राहक नहीं आने का सबसे कारण यहाँ है कि इसका गेट बस स्टैंड में जिस और बसें खड़ी होती है उसके विपरीत दूसरी और कॉम्प्लेक्स की तरफ गेट बनाया गया है। दूसरा कारण बस स्टैंड के जिस ओर से गड़िया गढ़ कलेवा दिखता है उसके ठीक सामने खटारा बसों को खड़ा कर दिया गया है। इसके गड़िया गढ़ कलेवा छिप जाता है और लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि यह सस्ते व शुद्ध ताजे नाश्ते उपलब्ध मिलता है। प्रचार प्रसार के लिए बस स्टैंड की ओर से कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया। अगर समय रहते प्रशासन की और गढ़ कलेवा की ओर ध्यान नहीं देने से दाल भात सेंटर जैसे ये भी गढ़ कलेवा जो प्रतिष्ठान है वो दम तोड़ते नजर आएगा। इधर रिलायंस रिटेल ने एक और छलांग लगाई है। अब सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट फर्म यानी PIF रिलायंस रिटेल में निवेश करेगी। PIF यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने रिलायंस रिटेल में 9,555 करोड़ के निवेश का ऐलान किया, जो रिलायंस रिटेल का 2.04% हिस्सा होगा। PIF का ये निवेश 4.587 लाख करोड़ की इक्विटी वैल्यू पर होगा। आपको बता दें कि रिलायंस रिटेल ने
अब तक 47,265 करोड़ रुपए जुटाए हैं और अब तक रिलायंस रिटेल के 10.09% के लिए 47,265 करोड़ का निवेश हुआ है। 8 ग्लोबल निवेशकों ने RRVL में अब तक निवेश किया है। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इस कहावत को चरितार्थ करते हैं यहाँ के किसान। इन्हीं किसानों को समृद्ध बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भूपेश बघेल सरकार एक नई योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। प्रदेश की बघेल सरकार किसानों की सरकार है और बघेल सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कटिबद्ध है। इस दिशा में बघेल सरकार ने धान से एथेनॉल बनाने की बड़ी योजना तैयार की है। इस योजना में 507 करोड़ 82 लाख रुपए का निवेश होगा। योजना के तहत एथेनॉल इकाइयों से 1,17,500 किलोलीटर एथेनॉल बनाया जाएगा। प्रदेश के किसान इस योजना को लेकर काफी खुश हैं और राज्य सरकार के इस प्रयास की सराहना भी कर रहे हैं। राज्य सरकार ने जो प्रयास किया था पिछले 1 साल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल जी ने, वो सार्थक किसानों के लिए योजना आ रही है। एथेनॉल ऑयल जो है छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की प्रयास से बनने जा रहा है। धान से 54 रुपये कुछ पैसे के हिसाब से अगर पेट्रोल बनेगा तो किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो हम लोगों को अभी धान 15 कुंटल खाली सोसाइटी में 2500 रुपये कुंटल में बेचते थे, बाकी धान पौने रेट में हमको बेचना पड़ता था। आज वो स्थिति हमारी अब बदलने वाली है, परिस्थितियां बदल जाएगी किसानों की। छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर पैदावार होती है। प्रदेश के 80% लोग खेती करते हैं। एथेनॉल इकाइयों के लग जाने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही साथ अर्थव्यवस्था में भी बड़ा बदलाव आएगा। ये योजना एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना छत्तीसगढ़ के लिए है और बहुत अच्छा प्रयास है। सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास है कि जो एक्सेस धान उनके पास हो रहा है, उस धान के बचने से अगर किसी प्रकार का लाभ सरकार को होता है, किसान को होता है, मार्केट को होता है, अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को होता है, तो ये डेफिनेटली मैं इसका बड़ा सम्मान करूँगा इस योजना का कि एक अच्छी योजना है। और ऐसी योजनाएं क्यों पहले नहीं आई है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन भूपेश सरकार इस तरफ अगर कदम उठा रही है तो इसकी तारीफ भी करनी चाहिए और इस निश्चित तौर पे इस पे किसानों को लाभ मिलेगा। जो छत्तीसगढ़ की नो डाउट कि जो इकोनॉमी है, जो किसानों की प्रति व्यक्ति आय है, उसमें सहायता मिलेगी, जो बहुत आज की डेट में जरूरी है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी इस योजना से उत्साहित हैं। वो कहते हैं कि सरकार की यह योजना आने वाले दिनों में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बना देगी। योजना के तहत मुंगेली में 2 और जांजगीर तथा महासमुंद में 1 संयंत्र लगाने की योजना है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे पंजाब में पूरी खरीदी करती है एफसीआई। छत्तीसगढ़ में भी अगर ये खरीदी शुरू कर दे तो हमारे किसानों का धान तो यूं भी एफसीआई खरीद लेगा और उनको फिर एथेनॉल के लिए धान और चावल की कमी नहीं होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये योजना लागू नहीं है, इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे एथेनॉल प्लांट के लिए चावल खरीदने की अनुमति केंद्र सरकार को देना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, अभी तो केवल खरीफ के चावल को खरीदने की अनुमति थ्रू एफसीआई केंद्र सरकार दे रही है। हम तो छत्तीसगढ़ में 1 लाख हेक्टेयर में समर पेडी लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की सोच और मंशा के अनुरूप किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी दिशा में सरकार ने यह कदम उठाया है। और अब बात उस शुभ घड़ी की जिसकी खरीदारी के लिए इंतजार रहता है, और ये खुशखबरी लेकर आया है अमेज़न, वो भी त्योहारों के दौरान, क्योंकि त्योहारों में खरीदारी हमारी परंपरा है। ऐसे में उस खरीदारी पर अगर बम्पर छूट मिल जाए तो फिर हो गया ना सोने पर सुहागा। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वही सुहागा है जहां ब्रांड तो बड़े बड़े हैं लेकिन दाम बेहद कम। तो आइए देखिए आज की खरीदारी में क्या है आपके लिए बेहतरीन डील।